बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, गर्मी और हीट वेव की बात जो है आगे चलकर करेंगे, तफसीलन करेंगे, लेकिन इस वक्त बात करेंगे जो आबनाए हुर्मज़ पर गर्मा गर्मी जारी है। एक बार फिर जंगी महाज बन गया आबनाए हुर्मज़ और अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में लिखा कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी माहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, रेडार साइट्स और दीगर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए अपना मिशन मुकम्मल करेगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने लिबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में यह बताया कि लिबनान में जंग का खात्मा और उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुफ़ाहमती याददाश्त का बुनियादी हिस्सा है। और गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर बगदाद भी पहुँच गए। जी हाँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बगदाद में इराक़ी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आइंदा 30 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल ईरानी कंट्रोल में रहेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि किसी भी यकतरफ़ा इक़दाम से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए अब मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। दोनों ममालिक इस हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात करने पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीकी एहलकार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात की तवक्को की जा रही है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगी। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम बड़ी मस्बत पेशरफ समझ रहे थे और हम ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दोनों फरीक़ैन की तरफ से सामने आएगा, जिस तरीके से टेक्निकल कमेटीज़ बनी थी और मुज़ाकरात चल रहे थे। अब ये सारा मामला हुआ और उसके बाद अभी भी कहा यही जा रहा है, कुछ सोर्सेज यही रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया कि आगे मामलात बेहतर होने की तवक्को है और कल शायद मुज़ाकरात होंगे दोनों फरीक़ैन के। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं अभी तक। देखिए, अब इसमें अहम 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि मैंने तो खैर अपने कमेंट्स में पहले ही कहा था कि अभी बहुत से चैलेंजेस आएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी इन मुज़ाकरात में। जिस तरह पहले मसाइल होते रहे हैं उसी तरह आगे भी होंगे और आगे भी। तो देखिए, हमने देखा कि एक तो अब जो क्लॉजेस हैं उसमें कुछ क्लॉजेस जो हैं, एटलीस्ट 3-4 ऐसी क्लॉजेस हैं जो थोड़ी मुबहम रखी गई थी। उसमें एक ही क्लॉज भी थी इसके बारे में, जो आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बारे में, जिसमें ये क्या कहा गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो शिपिंग को पूरी तरह से खोल देंगे ईरानियंस और फिर 60 दिन तक खुली रहेगी, कंडीशनली ज़ाहिर है जो है, या उससे ज़्यादा भी अगर ये मुज़ाकरात ज़्यादा चलते हैं। तो अब जो है ना, अब उसकी इंटरप्रिटेशन ईरान ये कर रहा है कि जी उस दौरान में उनकी अमलदारी रहेगी। ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अमेरिका का ये ख्याल है कि बिल्कुल अनइम्पीडेड शिपिंग फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ईरान की इंसिस्टेंस क्या है कि जी वो जिस तरह ओमान वाली साइड से जहाज गुजर रहे थे, ओमान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये जहाज जो हैं सारे पहले ही बीच में से गुजरते होते थे, बिल्कुल सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन में इन्होंने माइंस बिछा दी ईरानियों ने, कोई वहां पे अंदाजा है कि 70 के करीब माइंस हैं शायद। तो अब वो ओमानी साइड से गुजरते हैं, ईरानियन चाहते हैं कि वो ईरान की साइड से गुजरें और ये कंट्रोल करें उनको, पहले इनसे परमिशन लें, ये शायद कोई इंश्योरेंस की बात भी करते हैं। अब उसमें एक मसला क्या है, एक मसला जिसका मैं पहले भी निशानदेही करता रहा हूँ, ये है कि जो ईरान की दाखिली सियासत है, मैंने कहा था कि वो भी इम्पैक्ट करेगी इन मुज़ाकरात को। तो वो भी अब, क्योंकि ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, खासतौर पर जो IRGC के सर्कल्स हैं, वो किसी तरह से भी अपना ये कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते जो आबनाए हुर्मुज़ पे उनका था, या जो जिस तरह उन्होंने ये कायम किया था उसको ब्लॉक करने के जरिए। उसमें यहाँ तक हुआ था पहले कि एक मौके पे जब अब्बास अराग़ची फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जब अनाउंस कर दिया था कुछ माह पहले कि जी हमने खोल दिया है ये आबनाए हुर्मुज़, तो उनका ऐलान ये हो गया था कि खोल दिया है, लेकिन साथ ही साथ IRGC ने वहाँ पे हमले किए थे, बल्कि उनके ऐलान का मजाक भी उड़ाया था उस वक्त। तो उस वक्त आपस में भी उनके थोड़े फिशर्स थे। तो अभी तो खैर ईरान के अंदर अब दोबारा से जो है अब अब्बास अराग़ची जरा ज़्यादा केयरफुल हो गए अपनी स्टेटमेंट्स में। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो शायद आपस में कोऑर्डिनेशन करके देते हैं, लेकिन वो IRGC का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको नजर आता है कि वो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि ये मसले जो हैं बिल्कुल बनेंगे भी, लेकिन वो साथ
हल भी हो जाया करेंगे, या कम से कम मुज़ाकरात को पूरी तरह से उसका प्रोसेस डिरेल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स को, दोनों फरीकैन को ये सूट करता है कि वो वापस जंग की तरफ ना जाएं और इस मुआहदे में रहें। तो वो भी हमने देखा कि देखें वो मीडिएशन भी हुई, वापस शुरू भी हो रही है बातचीत। और साथ ही साथ देखें कि ये इंटरेस्टिंग है कि जो तेल की कीमतें हैं, ये सारा जब हंगामा हुआ, स्ट्राइक्स उधर से हुई, फिर काउंटर स्ट्राइक्स हुई, उसके बावजूद तेल की कीमतें कोई हिली नहीं इतनी ज्यादा, सिर्फ 0.8% फर्क पड़ा, उन्होंने $1 का भी फर्क भी नहीं आया। तो उससे भी पता चलता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी ये है कि ये जो मामला है ये किसी ना किसी तरह मैनेज होता रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि हल हो शायद जाएगा, उसकी वजह भी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बयान देते रहे हैं कि जो सीज फायर है उसका मतलब, उस खित्ते में सीज फायर का मतलब है कि स्ट्राइक करना, लेकिन मोर मॉडरेटिंग मैनर में। तो शायद ये उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन पहले से थी कि इन 60 दिनों के दौरान जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं उस दौरान भी ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। जी, ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मार्केट में भी थी और जो मुबस्सरीन हैं इंटरनेशनल, उनमें भी ये थी कि इस दौरान में मामलात जो हैं वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी। बारहा मामलात बिगड़ेंगे, लगेगा कि जिस तरह, और ये भी लगेगा आने वाले दिनों में हमें कि नहीं जी बिल्कुल ही सारा प्रोसेस जो है ब्रेक डाउन या क्रम्बल कर रहा है, लेकिन होगा नहीं। ज्यादातर इम्कानात यही हैं, मैं समझता हूँ कि 70-80% इम्कानात यही हैं कि इस तरह ही चलता रहेगा। कुछ हाँ मेजर मिसकैलकुलेशन हो सकती है, वो चांस बिल्कुल है 10-15% तक कि कोई ऐसी मेजर मिसकैलकुलेशन हो जाए कि किसी साइड से कि जिसकी वजह से फिर सारा प्रोसेस ही जो है ना एक बहुत मुश्किल का शिकार हो जाए, लेकिन अदर देन दैट ये इसी तरह चलता रहेगा हिकअप्स के साथ। अच्छा, ये अमेरिका की जानिब से तो जौहर साहब जो भी सूरत हाल सामने आती है, लेकिन ईरान में भी जो है रेजिस्टेंस पाई जाती है। IRGC का जिक्र आपने किया और आपने बताया कि किस तरह से IRGC ने खुद अपने तय जो है इकदाम भी उठाए हैं माजी में, और अब भी जो हार्डलाइनर्स उनमें मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये मुज़ाकरात करने स्विट्ज़रलैंड आप गए हैं, बर्जन स्टॉक, वो भी जल्दबाजी में उजलत में आप पहुंच गए हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिन पर आमादगी पहले जाहिर करनी चाहिए थी, जिस तरह लिबनानी महाज था और दीगर मामलात थे, उन पर पहले जब तक मीडिएशन हो ना जाती, जब तक वो रुक ना जाते, तब तक जाना भी नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल, ईरान के अंदर जाहिर है इस तरह की आरा हैं, वो जिस तरह और मैं कहता रहा हूँ कि वो प्रैग्मेटिस्ट और वहाँ पे जो हार्डलाइनर्स हैं उनके दरमियान सीरियस डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस थे, लेकिन खैर वो उन्होंने किसी तरह सॉर्ट आउट किए, क्योंकि उसमें मुश्तबा खमेनाई, बल्कि मुश्तबा खमेनाई ने जब किया भी तो उस पर देखें उनका बयान भी कंडीशनल था। उन्होंने कहा कि मेरा तो व्यू ये नहीं था कि हम इस तरह से मुज़ाकरात में जाते, लेकिन क्योंकि सदर पेज़ेशकियान जो है वो कह रहे हैं मुझे, तो फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मानती है पूरा 3/4 मेजोरिटी से तो कर लें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो फिर माना, उन्होंने तो उधर तो कंसेंसस था तो फिर कर लिए। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि वो वहाँ पे ईरान में एक ही राय नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए भी ये मुश्किल का शिकार रहेगा। फिर अमेरिका में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है इस सारे प्रोसेस पे। वो समझते हैं कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा फेवरेबल टर्म्स दे दिए हैं ईरान को, वहां पे भी बहुत सख्त आवाजें उठ रही हैं। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है ना थोड़ा सा इस पे एट टाइम्स उनको थोड़ा सा एक जरा सख्त मौकफ लेना पड़ता है। तो ये जो है टग ऑफ वॉर ये चलता रहेगा, बिकॉज ये जो दोनों मुल्कों की दाखिली सियासत है वो भी है, और फिर साथ साथ ये भी है कि इसमें भी शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ये चाहता है और बाकी मुल्क भी चाहते हैं कि वहां पे जो शिपिंग फ्लो हो अनइम्पीडेड हो, और वो फिर ईरान की अमलदारी से ना हो, क्योंकि अगर ईरान की अमलदारी से होता है तो फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जो बाद में फिर मुश्किलात का बायस बनेगा। अच्छा जौहर साहब, नाउ व्हाट नेक्स्ट? जिस तरह से अभी की जो करंट सिचुएशन बनी और कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे और जो डिले था वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है अगेन इस सारी सिचुएशन के अंदर। इसाक डार साहब ने जो राबते हैं वो तेज़ कर दिए हैं सऊदीया से, बहरीन से, यूरोपीय यूनियन से। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा से अपना किरदार अदा करेगा जिस तरीके से वो शुरू से अब तक करता आया है, और उस किरदार अदा करने के बाद हम देखेंगे कि सूरत हाल थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है? और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बयानात या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक मखसूस ऑडियंस को खुश करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब बात तो बयानात से आगे बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि देखें वो आरा मौजूद हैं दोनों साइड्स पे और वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं प्रोसेस को, क्योंकि उनकी वजह से उनकी पॉलिसीज जो है ना वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं। तो वो जो पोजीशंस ले रहे हैं दोनों मुल्क,
वो भी इस वक्त जो सी है उनमें भी थोड़ी सी ज़ाहिर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और उस वजह से ये क्लैशेस हो रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम रहेगा, साथ ही साथ कतर का रोल भी, क्योंकि वो भी मीडिएटर है इस वक्त एक वो। और ये मैंने पहले भी ही कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान का रोल पहले अहम रहा है उसी तरह आने वाले दिनों में भी अहम होगा, क्योंकि ये इस तरह के जो तादुल है ना वो बार बार आएंगे, इस तरह के मसाइल बार बार पैदा होंगे और फिर बार बार जो है मीडिएटर्स को इंटरवीन करेगा। अब देखिए इन्होंने हालांकि इन्होंने मैकेनिज्म्स भी बनाए हुए हैं, वो एक हाई लेवल कमेटी भी है, एक वो लेबनान के मामले पे तो एक डी कन्फ्लिक्शन सेल भी है। अब लेबनान का मामला भी जो है देखें वो भी अभी भी वो उसमें मसला है, क्योंकि जो मायदा उन्होंने किया आपस में लेबनान की हुकूमत ने और जो है ना इसराइल ने, और मैंने तो उस पर कल परसों भी अपने कमेंट्स में कहा था कि देखिए उस मायदे में क्योंकि हिजबुल्लाह शामिल ही नहीं है तो उस मायदे की मुझे कोई बहुत ज्यादा अफादियत नजर नहीं आती। तो आज वहां पे स्पीकर का बयान भी आ गया जो लेबनान पार्लियामेंट के, लेबनीज पार्लियामेंट में तो हिजबुल्लाह का बहुत इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने तो कहा कि हम तौसीक नहीं करेंगे इस मायदे की। फिर उनकी और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान की, उनकी आपस में बात हुई है। तो देखें लेबनान का मसला भी चलता रहेगा, ये मसला भी चलता रहेगा, ये दोनों जो है ये साथ ही साथ इस पे फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी इनको और वो इसी तरह कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जौहर साहब, ये एक आखिरी बात कि किस तरह से जो ठिकाने बदलने की बात की जा रही है, जिस तरह से बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया गया है आज IRGC की जानिब से, ईरान की जानिब से, और अब ये बताया जा रहा है कि इन ठिकानों को बदला जाएगा। और दूसरी जानिब आपने इसराइल की बात की, इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि माजी में भी हम देख चुके हैं, जो 1996 की बात है, और कि उस वक्त के सदर उनके साथ भी ऐसे, बल्कि वो शायद ट्रंप से भी ज़्यादा गहरा स्टांस उनका था इन चीज़ों को लेके, उनके बयानात तुंदो तेज़ थे इसराइल को लेकर। लेकिन फिर हमने देखा कि इसराइल की इमदाद के लिए भारी भरकम जो है ना रकम खर्च की गई उस दौरान भी। इस वक्त ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, एक तो ताल्लुकात में थोड़ा से मसाइल तो हैं। वो एक पर्सनल रेपो जो थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, वो अब उस तरह की नहीं है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आ गया है। ट्रंप का इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि ये बात जो है ना जंग पे ना जाए दोबारा। इसराइल चाहता है कि दोबारा जंग पे जाए बात, वो नहीं चाहते थे कि यमन का प्रोसेस हो। तो एक कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है उनकी पोजीशंस में। लेकिन साथ ही साथ देखिए उन मुल्कों के ताल्लुकात इसराइल के और अमेरिका के ऐसे हैं कि वो जो है ना कि वो जो उनके आपस के ताल्लुकात हैं मुल्कों के, जो लीडरशिप के ताल्लुकात हैं उनमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं। तो वो तो इसी तरह चलेंगे, वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी उनके दरमियान चलेगी और वो आपको नजर आएगा कि सारे इस तरह के बयानात के बावजूद बहुत सी पोजीशंस में हम आहंगी भी उसी तरह रहेगी उनकी, क्योंकि वो देखें इसराइल जो है वो कहते हैं ना कॉर्नरस्टोन है उसकी सिक्योरिटी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का, तो वो तो वैसे ही रहेगा। और इसी तरह लेबनान के मामले में भी उनकी जो ठीक है वो नहीं चाहते कि ये शुड अमेरिकन प्रेसिडेंट के दैट शुड रॉक द बोट जिसको कहते हैं ना, लेकिन एट द सेम टाइम वो कि हिजबुल्लाह को भी अमेरिका में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, बल्कि वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है उसकी जो है ना कैपेसिटी को काफी ज्यादा डिग्रेड किया जाए। इस मामले में अमेरिका में और उनमें हम आहंगी मौजूद है, जो समझ लें एंड्स पे हम आहंगी मौजूद है, मीन्स पे मौजूद नहीं है इस वक्त। वो चाहते हैं कि इस वक्त इजराइल इस तरह से ना करे कि सारा प्रोसेस खराब हो जाए। बट उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर मैं उसको रैप अप करूं तो मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन उनका जो बेसिक जो है ना एक ढांचा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ताल्लुकात का है वो वैसे ही रहेगा। राइट, बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका और ईरान जो मुज़ाकरात थे उस पर हम बात कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि कल दोहा में फिर से होंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पिछले हफ्ते चहमगोइयाँ थी कि पेट्रोल की कीमत में अच्छा खासा रिलीफ आवाम को दिया जाएगा, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आलमी सतह पर जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर फौरी तौर पर पाकिस्तान में भी हमें दिखाई देता है और फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन आलमी सतह पर जब कीमतें कम होती हैं, बल्कि अब जो करंट प्राइसेस चल रही थी वो जंग से पहले की प्राइसेस से भी कम है, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि मजीद रिलीफ मिलेगा हुकूमत की तरफ से। लेकिन हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं, आलमी सतह पर किए गए माहिदे पर रहते हुए आगे चलेंगे और आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
ये वही वक्त था, अप्रैल का पहला महीना, जब पेट्रोल की कीमत 460 रुपए को छू के आई थी। तो आज जब इन सारे साथियों की मदद के साथ, क़यादत की मदद के साथ अब मार्केटें गिरना शुरू हुई हैं, उसमें गिरावट आई है, तो मुझे खुशी है कि मैं जब इन साथियों के पास बैठा हुआ हूँ तो उसके अंदर डीज़ल के अंदर तकरीबन 200 रुपए की कमी और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 160 रुपए की कमी हम आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं अपने वादे की पासदारी करते हुए, क्योंकि मेरे कायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह हुक्म किया था कि आवाम के साथ हकीकत बयान करो, उनकी समझा के उनको बताओ कि अगर वक्ती तकलीफ़ है तो इंशाअल्लाह ताला इस रात के बाद दिन दोबारा आएगा। कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में मुझे लगता है कि वज़ीर पेट्रोलियम को बताना चाहिए कि छुपाया नहीं जा सकता है आवाम से। आवाम जानते हैं पहले से कि कितना मार्जिन था जब बढ़ाया गया और कितना कम जो करते हुए 74 रुपये कम किया लास्ट टाइम। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करें कि जनाब आप जो हैं उनको गुमराह किसी सूरत नहीं कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि इस हवाले से मज़ीद कितना रिलीफ हो सकता है उनको। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है जनाब। किससे मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं? एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली सलाहियत से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। डॉक्टर हमायल अफजल ने महज 25 साल की उम्र में अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप पर पीएचडी मुकम्मल की है और उनकी तहकीक एक नहायत ही नायाब और जानलेवा बीमारी डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको कहते हैं, उसके मुमकिन इलाज पर मरकूज़ रही है, जो दुनिया भर में हज़ारों बच्चों को मुतासर करती है। इससे कबल वो डिपाउ यूनिवर्सिटी से भी आला तालीम हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर हमायल अफजल की कामयाबी सिर्फ एक ज़ाती एजाज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ख़ुसूसन नौजवान तालिबात के लिए उम्मीद, हौसले और अज़्म की रोशन मिसाल है। उन्होंने अपनी ये कामयाबी उन तमाम लड़कियों के लिए एक मुस्बत पैगाम की तरह सामने पेश की है जो तालीम स्टेम में हासिल कर रहे हैं और ख़ुसूसन उन शोबों में जो इस वक्त तरक्की कर रहे हैं, मुसलसल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के मैदान में आगे बढ़ने का ख्वाब रखती हैं। उनके लिए ये उनका पैगाम है। हमायल हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमायल हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम डॉक्टर हमायल अफजाल है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। राइट, हमायल अफजाल। हमायल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं और किस तरीके से ये आपकी जो जर्नी है वो शुरू हुई और आप यहाँ तक इस मकाम तक पहुँची जिस पर आज आप हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे कोई डिग्री मिल गई है। आई थिंक डिग्री तो एक पेपर का कागज़ का टुकड़ा होता है। आई फील हैप्पी बिकॉज मेरी जो रिसर्च है उसको रिकग्निशन मिल रही है। और मैं थोड़ा सा अगर आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो आई वाज 18 जब मैंने पाकिस्तान से यूएस का सफ़र शुरू किया फॉर माय अंडरग्रेड डिपॉ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने जल्दी ग्रेजुएट कर लिया डिपॉ से इन 3 years। और उसके बाद फिर मैंने साथ ही मुझे ड्यूक ने ऑफ़र दे दी कि मैं रिसर्च शुरू कर सकूँ। तो मुझे शुरू से रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसर्च का गैप है पाकिस्तान में, तो आई रियली वांटेड टू ब्रिज दैट गैप। ग्रेट। डॉक्टर साहबा ये भी बताइएगा कि 18 साल की उम्र में जब बिल्कुल आप नौजवानी की ऐसी उम्र में होते हैं जो दुनिया से आशना नहीं होते, उसमें आपने ये सफ़र किया लाहौर से अमेरिका का, कितनी बड़ी दुनिया थी आपके सामने, क्या आप खौफजदा नहीं हुए? बिल्कुल, मैंने तो कभी प्लेन में पाँव भी नहीं रखा था। इनफैक्ट मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल किया था 2 states, और सो मच सो कि मेरे अब्बू ने बैठ के ना मुझे एक मैप बना के दिया पेपर के टुकड़े के ऊपर कि बेटा ये सिक्योरिटी लाइन होती है एयरपोर्ट के ऊपर, तुमने यहाँ से चेकिंग करनी है, इस तरह तुमने अपना लगेज चेक करना है। एंड आई वाज सो स्केर्ड बिकॉज मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम पे। सो मच सो कि इवन यूएस में मेरे पास कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे, तो आई वाज वेरी स्केर्ड। इवन ये चीज़ मुझे हिट भी नहीं की जब तक मैं यूएस पहुँच नहीं गई और मैंने रियलाइज़ किया, ओ माय गॉड, लाइक आई एम अवे फ्रॉम माय फैमिली नाउ, देयर इज नो वन दैट आई हैव हियर। तो तब मैंने लैब को, अपना रिसर्च को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। राइट। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस पर आपने रिसर्च की, कोई ख़ास वजह थी इसके लिए? क्यों आपने अपनी पीएचडी रिसर्च के लिए इसी शोबे को मुंतखब किया? और एक आम आदमी के लिए हम चाहेंगे कि आसान अल्फाज में आप इसको एक्सप्लेन करें।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज आई फील लाइक डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, a lot of the people don't know about this. So बहुत ही जानलेवा बीमारी है ये, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसके अंदर होता ये है, जो भी पेशेंट, मोस्टली मैन जो हैं, लड़के, वो पेशेंट होते हैं इस डिजीज़ के, और इवेंचुअली बाय द एज ऑफ 10 या 12 आपकी मसल्स जो है ना बॉडी के, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। अब आपके मसल्स का पार्ट आपका हार्ट भी है, आपके मसल्स का पार्ट आप जिस डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं वो भी है। तो इवेंचुअली your body just gives up. आप breathe नहीं कर सकते, and then you die because of heart failure, your diaphragm failure. It's a terminal disease. और the biggest reason मैंने इस चीज़ के ऊपर research करना शुरू की, that was because ये disease is overlooked. I was talking to an NGO recently in Pakistan के अंदर इस disease के ऊपर जो काम कर रही हैं. The issue was कि हमारे पास इसका treatment, let alone treatment छोड़ें आप, इवन बेसिक केयर जो प्रिवेंटिव केयर नहीं होती कि अच्छा अब आपको हो गई है ये बीमारी, आप इसको कंट्रोल एटलीस्ट स्लो डाउन कैसे करें, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट होता है इसका, इवन वो भी अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज़ ये, you're gonna die अगर आपको कोई बीमारी होती है, because it's a genetic disorder. Secondly, कोई अवेयरनेस नहीं थी इसके ऊपर। Thirdly, पाकिस्तान को भी आप छोड़ें, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। So terminal patients हैं इसके सिर्फ। तो that was the biggest reason for me to do research on this. Yeah. राइट, तो आपने किस तरह से ऐड ऑन किया उसकी रिसर्च में? एब्सोल्युटली। तो मैंने बेसिकली थेरेपी बनाई है जो कि इस डिजीज़ को रिवर्स करती है। मैंने इसको प्री क्लिनिकल मॉडल्स में ड्यूक में इसके ऊपर रिसर्च की, अपनी ज़िंदगी के 3.5 साल इसी के ऊपर मैंने PhD का पूरा पार्ट इसके ऊपर रिसर्च की, सो मच सो कि इसको पैटेंट कर दिया गया है। और इसके ऊपर अब जो मैंने थेरेपी बनाई है, अब हम उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं ह्यूमंस में, बिकॉज प्री क्लिनिकल मॉडल्स में आपके जो माइस नहीं होते, यहाँ पे US में माइस और डॉग मॉडल्स यूज होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो वो माइस जो हैं, वो उनको ये डिजीज होती है पहले, फिर मैं उनके लिए जो मैंने सेल्स बनाए वो इंजेक्ट किए माइस के अंदर, और वो माइस जो है उनके अंदर डिजीज रिवर्स हो गई। तो इट गिव्स यू दैट विंडो बैक इन योर लाइफ। So अब इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है ड्यूक में, या एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो दैट्स माय नेक्स्ट स्टेप। राइट। अच्छा ये बताएं कि इस PhD के बाद आपकी यूनिवर्सिटी से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पाकिस्तान से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? Absolutely. I would say पहली चीज पाकिस्तान से the amount of love that people have showed me online, so many people have reached out to me in terms of कि हमारे like it was a lot of connections जो कि मैंने build किए in terms of a lot of the organizations जो कि NGOs काम कर रही हैं पाकिस्तान में, they reached out to me telling me कि ये हमारे stats हैं, हमारे पास इतनी भी awareness नहीं है। तो I feel like that has definitely opened doors for me, और बहुत अच्छा response था in terms of my own family, और मेरे जो relatives और सब हैं, उन्होंने बहुत encourage किया मुझे कि मैं इसके ऊपर further translate करूँ। Duke, I feel like I owe a lot to Duke in terms of the fact कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा millions of dollars प्रोवाइड किए कि मैं रिसर्च कर सकूं बेसिकली। सो मच सो कि अब जो है उन्होंने मुझे रिसर्च पोजीशन ऑफर की है इस PhD के बाद, सो आई कैन कैरी दिस रिसर्च। ऑल्सो आई एम अप्लाइंग टू मेडिकल स्कूल्स ड्यूक के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे। सो आई एम ट्राइंग टू लाइक pursue a surgeon scientist career pathway, ताकि ना सिर्फ मैं इस डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकूं, बट मैं इनको देख सकूं और फिर मैं उनके साथ रिसर्च भी कर सकूं। तो ये एक आइडियल करियर पाथवे ड्यूक ने मुझे ऑफर किया है। और हमें भी ये क्लियरली पाथवे आपका नजर आ रहा है कि आप इंशाल्लाह जो कुछ करना चाह रही हैं वो जरूर अचीव करेंगे इंशाल्लाह। वैसे शिकागो से डरहम तक का जो सफर है वो आपको कैसा लगा? नॉर्थ कैरोलिना कैसा लगा आपको? नॉर्थ कैरोलिना बहुत प्यारा है, मुझे ना मरी की याद आ जाती है इसको देख के, बिकॉज इसके जो ट्रेन है बिल्कुल उसी तरह है, हिली एरिया है, स्नो होती है कभी कभी, तो आई रियली लाइक इट। इनफैक्ट इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ पाकिस्तान। सो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। मैं मेरी फैमिली हमेशा नॉर्दर्न एरियाज में जाया करते थे, तो इट जस्ट मेक्स मी सो नॉस्टैल्जिक। राइट। अच्छा हमारे हमें ये बताएं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और आप इरादा रखती हैं कि जो रिसर्च आपने वहाँ पर की है उसके लिए मज़ीद काम आप पाकिस्तान में आकर भी करें? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मेरी ज़िंदगी का गोल ये है कि मैं लोगों को सर्व कर सकूँ, एंड व्हेन आई से लोग आई मीन माई ओन कंट्री, दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट। मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये होगी अगर मैं वंस दिस गेट्स ट्रांसलेटेड मैं इसको पाकिस्तान में लेके आ सकूं, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मेरा ज़िंदगी का गोल ये है कि मैं पाकिस्तान को जो अंदर जो बैरियर्स हैं ना उनको
रिमूव कर सकूं, जो गैप्स हैं उनको ब्रिज कर सकूं, और इवेंचुअली पाकिस्तान में रिसर्च को इंट्रोड्यूस कर सकूं, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पे ऑथेंटिक रिसर्च हो और एक्चुअली वो रिसर्चर जो कि ह्यूमंस को हेल्प कर सके। तो मेरा इन टर्म गोल यही है इंशाल्लाह कि मैं अपने मुल्क को ना भूलूं, बिकॉज मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मैं वापस आऊं और मैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूं जहाँ पे हमारे जो दूसरे हायर एड में ऑलरेडी लड़कियां हैं और जो दूसरे तलबा हैं वो उसमें पार्ट ले सकें और वो मुझसे ज़्यादा हमारे मुल्क को प्राउड करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इट्स रियली अ प्लेजर कि आप जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं, उन मुल्कों में बैठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और फिर सर्व करने का जज्बा भी रखते हैं, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा मौसम की बात कर लेते हैं। ओवरऑल दुनिया के मौसम की पहले बात करते हैं। WHO के मुताबिक यूरोप में गर्मी की शदीद लहर है। 1300 से ज़ायद जिंदगियां ये लहर निकल गई है। जर्मनी, इटली में पारा 40 से क्रॉस कर गया है। फ्रांस में जो ट्रेन सर्विस है, बिजली की पैदावार है, तालीमी सरगर्मियाँ हैं, वो इससे मुतासर हुई हैं। डेनमार्क में गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया और 1874 के बाद पहली बार दर्जा हरारत 36.6 रिकॉर्ड किया गया। और उधर खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी के शहर लाइप्जिग में गर्मी के बायस ट्राम जो है उसके टायर पिघल गए हैं और टायर पिघलने पर ट्राम सर्विस जो है वो पीर तक मुअत्तल कर दी गई है। ये ओवरऑल सिचुएशन जो है वो चल रही है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो NDMA ने पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ बालाई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। बताया यही जा रहा है कि 3 जुलाई तक वक्फे से बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। इसके साथ साथ मुल्क भर में मानसून बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में होंगी। क्या सूरत हाल रहने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो ओवरऑल एक शिफ्ट हम देख रहे हैं मौसम में, पूरी दुनिया के वेदर में, इस पर क्या कहेंगे आप? उसके बाद फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान में बहुत सारी बारिश कर सके। ताहम जो गर्मी की एक शिद्दत मौजूद है जो कि GB के इलाकों में शदीद गर्म मौसम है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नो मेल्ट भी बढ़ सकती है। और वो इसके हवाले से महकमा मौसमियात ने एक ब्लॉक का अलर्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ है। तो वहाँ पर जो है ना इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ताहम अगर हम बात करें कि ये जो आगे कोई हमें रिलीफ मिल सकता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा इसमें मानसून के करंट्स पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और उसमें जो है ना वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के जो बालाई इलाके होंगे, ख़ास तौर पे बालाई खैबर पख्तूनख्वा बल्कि KP सारे का सारा KP और इसके अलावा जो पंजाब के बालाई इलाके और वस्ती इलाके और बाज़ जनूबी इलाकों में भी जो है ना वो बारिश है। इसमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो जाएगी और कश्मीर के इलाकों में भी इस दौरान में जो है ना वो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई के पहले। बिल्कुल। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज कौन से होंगे? हमने लास्ट टाइम देखा था जेलम, सबात, इस तरह के इलाके जो थे वो ज़्यादा अफेक्टेड थे बारिशों के नतीजे में। आपको लगता है कि इस दौरान भी ऐसा ही होगा? जरा आपका क्वेश्चन जो है मुझे सही ये जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार की हो जाती है जब बारिश, सैलाबी सूरत हाल की बात जो आप बात करते हैं, अभी फिल वक्त आपके दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है और जो गिलगित बल्तिस्तान और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट जो है ना वो रैपिड है, तेज है और उस वजह से वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा है, पानी का बहाव तेज है। जैसे ही आगे जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा
उसमें फिर ऐसा होगा कि उन इलाकों में जो होगा फ्लैश फ्लड का भी अंदेशा होगा और जो है ना लैंडस्लाइड का भी अंदेशा होगा। इसलिए जो पहला हफ्ता होगा जुलाई का, उसमें जो सियाह हजरात अगर जाना चाहते हैं बालाई इलाकों में तो उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा इरफान साहब, इस बार हम सुन रहे हैं कुछ हीट बर्स्ट का भी खदशा है, इसके हवाले से भी एक तो बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि यही जो सूरत हाल है ये सिंध में भी रहने वाली है, कराची की बिलखुसूस क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए ये जो हीट बर्स्ट की आपने बात की तो पाकिस्तान में अभी ऐसी जो है ना ये तो एक माइक्रो फेनोमेना है, अच्छा। छोटे सारे एरियाज में होता है। तो एज सच हमारे यहाँ जो है ना वो हीट होता है, आगे जो वेदर होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और ह्यूमिड होगा। हॉट और ह्यूमिड से ऐसा होता है कि आपका फील लाइक टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसको एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग। इसलिए लोगों को चाहिए, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है इस वजह से, तो जो पानी का है या मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। बाकी हीट बर्स्ट एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा जो है आपका ह्यूमन पे नहीं होता, लेकिन जो होती है ना हीट और ह्यूमिड वेदर होता है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा। तो इरफान साहब कराची की बात करें, ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो तो सबसे ज्यादा वहां पर हमें दिखाई देता है, वहां क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए अभी कराची का मौसम जो है ना बड़ा अच्छा है, वहाँ पर बादल आ रहे हैं और कुछ इलाकों में ड्रिजल भी होगी। आइंदा आने वाले दिनों में जो होगा कराची का जो टेम्परेचर वो इतना ज़्यादा राइज नहीं करेगा, सी ब्रीज चलेगी, मुतदिल मौसम बेहतर रहेगा, दिन में और रात में भी बेहतर रहेगा मौसम। वो जो एक कैफियत थी वो अब नहीं है वहाँ पर। अलगरज मुख्तलिफ इलाकों में ड्रिजल जो है ना वो रात के टाइम या सुबह के टाइम जो है ना वो हो सकती है। जी अच्छा बिल्कुल ठीक है, कराची का आपने बता दिया है। सर लाहौर वालों के लिए भी बता दें, कोई एक आधे दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बारिशें? देखिए लाहौर और इसके गिरदनवा के इलाके जितने हैं इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल रात से और अगले आने वाले 2-3 रोज जो जुलाई के पहले दिन होंगे, जुलाई का फर्स्ट वीक होगा, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, जहां पर जो है ना वो तेज बारिश जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी ये मानसून में कंसीडर होगा या प्री मानसून में? देखें जो बारिशें अब आगे से जो आएंगी जुलाई के फर्स्ट वीक में जो आएंगी वो मानसून की बारिशें होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी पाकिस्तान की मईशत में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से बात करते हैं, जो कि न सिर्फ रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा करते हैं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद भी समझे जाते हैं। बदलते हुए कारोबारी माहौल में इन कारोबारों को सिर्फ माली मुआवनत ही नहीं बल्कि रहनुमाई, तरबियत और जदीद मौक़े तक रसाई की भी ज़रूरत होती है। और खुशआइन बात यह है कि पाकिस्तान का बैंकारी शोबा अब रवायती फाइनेंसिंग से आगे बढ़कर कारोबारी बरादरी की जो है तरक्की पर तवज्जो दे रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैंक अल फलाह की ग्रुप हेड रिटेल बैंकिंग मोहतरमा महरीन अहमद साहिबा। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस महरीन साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि तो पाकिस्तान एसएमईज़ की मईशत में रीढ़ की हड्डी जो एसएमईज़ समझे जाते हैं पाकिस्तान की मईशत में, उनमें रस्मी कर्जों तक रसाई अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें दिखाई देता है। बैंक अल फलाह एसएमई फाइनेंसिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ अंदाज में इक़दाम कर रहा है उस हवाले से हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज हम वर्ल्ड एसएमई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एसएमईज़ जो हैं वो किसी भी इकॉनमी या किसी भी मुल्क के लिए बैकबोन का किरदार अदा करते हैं और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक ऑब्वियसली इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, स्केल बड़ा होता है। सेकेंडली इनका एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी मुल्क में अंदर बहुत बड़ा एक शेयर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, इनके लिए एक फीडर चैनल भी कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये उनको उनके सप्लायर्स भी होते हैं, उनके डीलर्स भी होते हैं। तो एक पूरा एक सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसी वजह से इनको किसी भी इकॉनमी के शॉक अब्जॉर्बर्स भी कहा जाता है और इकॉनमी की ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी के लिए इनकी सक्सेस बहुत ज़रूरी होती है।
बिल्कुल और लगभग यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। SMEs का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की GDP के लिए वो तकरीबन 40% है, और एम्प्लॉयमेंट के भी अगर हम नंबर्स देखें तो उसमें भी तकरीबन 70 to 80% कंट्रीब्यूशन SMEs का है। अच्छा, तो जाहिर है कि ये एक बहुत अहम सेक्टर है, और मैं क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये बताना ज़रूरी है नाजरीन को कि इस सेक्टर को बैंकिंग और फाइनेंस में एक प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दे दिया गया है, और बहुत ज़्यादा पुश आ रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंकों को कहा जा रहा है कि वो इस सेक्टर को और कामयाब बनाएं, और जो लोन्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, लेंडिंग को, SME लेंडिंग को। तो आपका जो सवाल था कि बिल्कुल आपने ये बात सही कही, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो चैलेंजेस हैं उसको हमने कैसे एड्रेस किया है। तो पहली तो बात यह है कि पिछले सालों में जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आए हैं जिसने लेंडिंग को आसान बना दिया है। बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं कि आपने अकाउंट खोलना है, अपने आप को डॉक्यूमेंट कराना है, तो वहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ आ गई हैं। अब अगर हम बैंक अल-फलाह की बात करें तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बैंक अल-फलाह की जो है मार्केट में SME प्रोडक्ट्स सोल्यूशन के तवस्सुत से वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट स्वीट है, यानी कि हर किस्म की जो नीड है हम उसको केटर कर सकते हैं। और ये जो हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये इस्लामिक फॉर्मेट में भी मौजूद हैं। और जो एक दूसरी हमने इनोवेशन करी है, जैसे कि आपको मालूम है होगा कि हम पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल बैंक कई सालों से हैं, तो हमने जो अपनी डिजिटल कैपेबिलिटी है वो इस सेक्टर के लिए भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और अगर आपने अकाउंट खोलना है सिंपल, या आपने लोन के लिए अप्लाई करना है, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारी जो कैपेबिलिटी है। इसके अलावा जो हमारा जो ब्रांच नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में अब माशाल्लाह तकरीबन 1150 से ज़ायद ब्रांचेस का नेटवर्क है। और यहाँ पे जो एक हमारी एक यूनिक बात है वो ये है कि अंडर वन रूफ हम सारा काम करते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप हमारी ब्रांच पे तशरीफ़ लाएँ तो हम आपको कहीं और भेज दें SME लोन के लिए। अंडर वन रूफ सारा काम होगा, आप अकाउंट भी वहीं खोलेंगे, लोन के लिए भी वहीं अप्लाई करेंगे, और जो आपको मालूमात चाहिए हैं, जो गाइडेंस चाहिए, वो सारी आपको वहाँ से। राइट। तो मेरीन साहिबा, जो SME की बात करें, इस सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो एक ज़मानत देना है, जो कोलैटरल की ज़मानत है। तो क्या बैंक अल-फलाह बगैर ज़मानत फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करा है? जी, ये हमने शुरू कर दिया है। कुछ स्टेट बैंक की स्कीम्स भी हैं जहाँ पे 15 लाख तक का लोन छोटे SMEs को मिल सकता है बगैर कोलैटरल के। और बैंक अल-फलाह की जो अपनी प्रोडक्ट स्वीट है वहाँ भी इस किस्म की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जहाँ आप तकरीबन 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं बगैर कोलैटरल के। बट ऑफ कोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट होएगी, और आपका बिज़नेस क्या है, आप किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कैश फ्लोज आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यस, आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल कोलैटरल के बगैर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। हम ये तो समझ गए हैं कि जो अल-फलाह बैंक है वो SMEs की तरक्की और फ़रोग के लिए अपना किरदार डेफिनेटली प्ले कर रहा है। हमें ये बताइए मेरीन साहिबा कि जो बैंक अल-फलाह है वो ख़वातीन जो कारोबारी शख्सियात हैं उनकी कैसे मुआवनत करता है, उनकी कैसे हौसला अफजाई कर रहा है? जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ख़वातीन का हिस्सा तकरीबन 49% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो SME की जो पॉपुलेशन है जो लोन्स अवेल कर रहे हैं उसमें शायद 10% से भी कम है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने अनलॉक करना है। एक बहुत बड़े गोल्ड माइन पे हम बैठे हुए हैं मेरी नज़र में, जिसका पोटेंशियल इमेंस है। और इसके अंदर काफ़ी सारी पास्ट में भी स्कीम्स स्टेट बैंक की तरफ से आती रही हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और आगे भी इंशाल्लाह तवक्को है कि इस तरह की सब्सिडाइज्ड लोन्स भी आएंगे। लेकिन आई थिंक मोर देन द सब्सिडीज़, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनकी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी, और उसका मकसद ये होता है कि हम आपकी हैंड होल्डिंग करें, हम आपको गाइडेंस फराहम करें, नॉलेज फराहम करें, ट्रेनिंग इससे मुताल्लिक कि आपने कारोबार अगर नया शुरू करने जा रहे हैं या ऑलरेडी अगर आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है। तो ये जो हम एडवाइस गाइडेंस ये करते हैं, ये थ्रू वर्कशॉप सेशंस करते हैं पूरे पाकिस्तान में।
एक साल में तकरीबन 50 से 60 सेशंस होते हैं, 2,500 से 3,000 SMEs जिसके अंदर विमेन की शमूलियत खासी है। हमने तकरीबन, अगर मैं लास्ट एक साल की बात करूं तो तकरीबन 40% जो पार्टिसिपेंट्स थे इस तरह के प्रोग्राम्स में वो ख़वातीन थीं। और वहाँ ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जैसे आपको पता है कि सोशल बैरियर्स भी हैं। जब एक औरत जो है वो घर से निकलती है लोन लेने के लिए, तो वो ज़ाहिर है एक लोन को वैसे ही एक सोशल टैबू कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद फिर अगर आप घर से बाहर निकलें और कारोबार का सोचें तो इसको इतना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। तो हम एज पार्ट ऑफ आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन बातों पे भी बात करते हैं, और ये जब भी हम इनफैक्ट जब हम मर्दों के साथ भी बात करते हैं तो हम भी ज़रूर ये मैसेज ज़रूर पहुंचाते हैं कि जी आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर इनको बाहर निकलना है, चाहे आपकी बहन है, बेटी है, बहू है, इनको आप बाहर निकलने देंगे तो पहला तो स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली फिर इनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत होगी, उनको गाइडेंस, ट्रेनिंग। तो वो हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने जिक्र किया, प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, घर बैठे भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारी एक SME टूल किट है, उस पर क्लिक करें तो उस पर आपको बहुत सारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे एडवाइज़र्स, हमारी टीम्स हर जगह मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो आपको फिर आगे ओके मेरीन साहबा, ये बताइएगा कि आप आइंदा 10 वर्षों में पाकिस्तान के SME सेक्टर के लिए कौन से अहम मौके और इम्कानात देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो एक टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो बहुत अहम सेक्टर है, और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी लेड एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी प्रोग्रेस आ रही है। तो वहाँ पे पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है, और मेरा ख्याल है अब हमें एक लीप फ्रॉग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़रा पीछे हैं इस चीज़ में। तो अब जो नई बातें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो बेशुमार टैलेंट है पाकिस्तान में, कोडिंग का, ऐसे लोगों का जो ये चीज़ समझते हैं। तो आई थिंक इस सारे टैलेंट को हार्नेस करने की ज़रूरत है कि आगे हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जो है वो लीप फ्रॉग कर सके। और स्पेशली जो SMEs हैं या फ्रीलांसर्स हैं, ये सेक्टर्स जो हैं इनको हम बॉस्टर अप कर सकते हैं, इनको नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, इनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है एक गेम चेंजर होगा SME सेक्टर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। राइट। अच्छा मेरीन साहिबा, इन दी एंड ये जो रिवाइव एंड राइज प्रोग्राम है, इसको मुल्क के किसी भी दूसरे बैंक की जानिब से अपनी नौयत का पहला सब्सिडाइज क्रेडिट प्रोग्राम करार दिया जा रहा है, तो इसे मार्केट में मौजूद जो दीगर इमदादी या फिर फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स हैं उससे मुनफरिद और नुमाया क्या चीज़ बनाती है, ये बताइएगा। तो 2022 में जब फ्लड्स आए तो आपको पता है कि कितनी मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई पाकिस्तान में। तो हमारे जो चेयरमैन हैं शेख नायान साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने $10 मिलियन एयरमार्क किए बैंक अल-फलाह के प्लेटफॉर्म से फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए। और बैंक अल-फलाह इस डोनेशन के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट डोनर बन गया। तो इस डोनेशन को हमने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया, लेकिन एक जो सेक्टर था वो ये था एग्री और एग्री SMEs का था, बिकॉज जैसे आपको पता है कि बहुत सारी डेवस्टेशन ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था इसमें हुई। तो हमने इसके लिए एक स्कीम जो स्टार्ट की जिसका नाम रिवाइव राइज था। इसमें हम सिर्फ 2% पे हम लोन्स दे रहे थे उन फार्मर्स को, ग्रोअर्स को, एग्री SMEs को जिनका बिज़नेस जो था या जिनकी जो फसलें थीं जो तबाह हो चुकी थीं। और आई एम हैप्पी टू से कि ऑलमोस्ट इस वक्त 300 से ज़ायद इस तरह की एंटिटीज़ और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और ये तकरीबन आप समझ लें अगर 2% की शरह है तो तकरीबन फ्री ही लोन है, और ये वर्किंग कैपिटल लोन्स भी थे, ये 3 साल की मियाद के लिए भी थे। और हम ये करते रहेंगे बिकॉज आपको पता है कि पिछले साल फिर फ्लड्स ने डेवस्टेशन करी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है, और जहाँ जहाँ हम इसके ज़रिए हेल्प कर सकते हैं, लोगों को अपने पैरों पे दोबारा खड़ा कर सकते हैं, तो हम करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। मेरीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। स्मॉल बिजनेसेस हों, ख़वातीन की रहनुमाई हो, डोनेशंस हों, बैंक अल-फलाह जो अच्छे काम कर रहा है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमने किया है। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।
वेलकम बैक। रेंजर्स कैंप कराची पर हमले की बात करते हैं। शहीद जवान दिलनवार खान को फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलव्वस ज़ख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए हैं। दहशतगर्द उस्मान ने यह इंकशाफ किया कि मेरे साथ अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक नामी 3 साथी थे। अब्दुल हादी मारा जा चुका है। जानान ने रेंजर्स कैंप पर बम फेंका था। 7 दिन कबल बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए, वही असला लाया था। और अफगानिस्तान में हमारे कमांडर का नाम आर मौलवी है। अफगानिस्तान में तरबियत दी गई, खुदकुश जैकेट खुद तैयार कर लेते हैं। उधर वज़ीर इत्तलात तारा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनातुल ख़वारिज के 29 कारिंदे हलाक हो गए हैं, मुतादिद ज़ख्मी भी हैं। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितनातुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पख्तिया, पख्तिका और कुन्नड़ में कार्रवाइयाँ की गई हैं। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक हुआ है और ज़ख़ीरा किया गया भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया है और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जिस तरीके से अटैक किया गया और फिर उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब जो है वो इनको निशाना बनाया और अब जिस तरह से इनका सफाया जो है वो करने के लिए ऑपरेशन जारी हैं, क्या कहेंगे? ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली इस पे आने से पहले थोड़ा जायजा लें अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अभी आपको पता है कि कल रात स्ट्राइक की थी पाकिस्तान क्रॉस द बॉर्डर और उसमें जो है जो बॉर्डरिंग 3-4 जी 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 आवाज़ आ रही है? कैरी ऑन जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। देयर इज अ डिले। हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी, मैं भी कह रहा था कि इस पे आने से पहले थोड़ा जायजा लें अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग। और दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली और अफगानिस्तान में एक फीलिंग है कि शायद पाकिस्तान अभी टेक ऑफ कर चुका है और अभी इसको पकड़ना मुश्किल है। और आप देखें प्रॉक्सी वॉर शुरू की गई, आजाद कश्मीर में एक कोशिश की गई शुरुश, फिर BLA का आपने देखा किस तरीके से वो छोटे मासूम बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, और अभी कराची का अटैक है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इंटरनली जो है अफगानिस्तान अभी इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। जो तालिबान रजीम है, नॉट अफगानिस्तान, ऊपर से शुरू हो जाए नॉर्थ में बदख्शान इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, और नॉर्थ में जो उज़्बेकिस्तान के साथ इलाके हैं वहाँ पे उज़्बेक मूवमेंट है, फिर ताजिक्स हैं, और वेस्ट में जो है हेरात में बहुत सीरियस चैलेंज है, वहाँ खवातीन को गोलियां भी मारी गई हैं। इवन जो पश्तून बेल्ट है, दे आर फेड अप बिकॉज उनकी लाइफ लाइन कटी हुई है विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी। ये इनकी टोटल आई वुड से औकात है। इस दौरान फिर एक दोवल साहब की तरफ से मैसेज आता है कि कुछ करके दिखाएं ताकि हमारे पास टॉकिंग पॉइंट्स हों गोदी मीडिया पे, और उसी का फिर आप देखें शाखसाना है, इनकी कनेक्शन नजर आ रहे हैं किस तरीके से ये लोग चले वहां से खुद कुछ बम्बार एक्नॉलेज कर रहे हैं। और ये नाम निहाद आई वुड से रजीम है जिसका मेरे ख्याल में तो 2025, 26 और 27 बड़ी मुश्किल से निकालेंगे मिड तक। इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इंसान के बच्चे बने या फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में सॉर्ट देम आउट और पूरा रीजन को सॉर्ट आउट करेगा। बिकॉज ये चीजें अभी चल नहीं सकती। अभी जिस तरीके से रीजन रीशेप हो रहा है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो है वो उसमें कामयाबियां भी होगी। बाकी जो रेंजर ने फाइट बैक किया है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट ने, दैट इज कमेंडेबल। उन्होंने ये हमला नाकाम बनाया। दे जस्ट वांटेड बेसिकली ये जीत दोवल और मोदी को खुश करने के लिए। ना इस्लाम से ताल्लुक है इनका, ना लेट से किसी अफगान कॉज के साथ है। ये एक कब्जा ग्रुप है, वहाँ बैठ गया है 5 साल से इलेक्शन के बगैर कब्जा किया हुआ है, और साफ जाहिर है फिर इस तरह के औचे हथकंडे अपनाएंगे। बट आई फील कि 2026 अब इनका एंड ही है अनलेस दे बिहेव। तो ब्रिगेडियर साहब, अब जो रीजन की अगर आपने बात की तो सिक्योरिटी डायनामिक्स यकसर बदल गए हैं, बदलते जा रहे हैं हर आने वाले वक्त के साथ। ऐसे में आपको लगता है जो प्रॉक्सीज के ज़रिए इस तरह के अटैक्स कराए जा रहे हैं हमेशा गलत वक्त पर गलत फैसले ही करवाता है भारत भी, और अब जिस तरह से अफगानिस्तान को वो यूज़ कर रहे हैं, आपने कहा कि वक्त कम ही है इनके पास भी? जी देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेशन तो है बिकॉज एक तो इंडिया खुद साइडलाइन हुआ है
एंड विद इन इंडिया ऑल्सो ऑनेस्टली अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां पे 25 करोड़ मुसलमान के साथ जो हो रहा है, दैट इज अगेन मूविंग टू अ रेवोल्यूशन, बिकॉज मुस्लिम्स अभी तंग आ गए। अभी घरों में घुस के आप चेक करें किचन में खवातीन क्या पका रही है, तो मैंने फिर कहा कि खुदा ना खास्ता फिर चादर और चारदीवारी का, और ये पुलिस जा रही है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड एक टेरर आप कह लें मुसलमानों के अगेंस्ट है। 25 करोड़ की आबादी है, ये कोई वो नहीं है लेट्स से कि मणिपुर में आपने जाके आग लगा दी और आप मैनेज कर लेंगे, हालांकि वहां भी नहीं हो रहा। सो दे आर अगेन हेडिंग फॉर बिग ट्रबल। तो ये दो अभी आई थिंक जो अलायंस है, एक ख्वारिज की और ये जो फाशिस्ट है दिल्ली वाले, आई थिंक दे आर ऑन द लूजिंग साइड। अभी आप देखें जो खित्ते में चेंज है उसका इम्पैक्ट में पहले भी बात की थी, अफगानिस्तान पे आना है, बिकॉज अवाम तो देख रही है कि ईरान पाकिस्तान के दौरान कनेक्टिविटी बढ़ती है, गल्फ के साथ साफदार अफगान डायस्पोरा काम करता है, गल्फ में भी करता है, ईरान में भी, तुर्किया में भी, और वहां पे अगर आपकी गवर्नमेंट को इस तरीके से देखा जाए कि इट्स स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, तो फिर सोचे कितना प्रेशर बनेगा। बिल्कुल ठीक। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के नाउ आस कतर, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरेबिया, बिकॉज वी हैव नाउ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो उसमें आई थिंक प्रेशर डाला जा सकता है। बाकी आई थिंक इनके साथ जो मिलिट्री ऑपरेशन है इंशाल्लाह जारी रहेंगे, दे स्टिल हैव टाइम। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कपल ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर आप लेके दोवल से और आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान को अंडरमाइन करेंगे, तो फिर गवर्नेंस तो ये ना हुई ना। हियर इज बेसिकली ऑप्शन कि आप ईरान पाकिस्तान के साथ सेंट्रलिस्ट साथ मिलकर चले। बिल्कुल ठीक। बिकम द सेंटर ऑफ जो हार्ट ऑफ एशिया कहलाता है अफगानिस्तान, बिकम द हार्ट ऑफ एशिया। आप एक दर्द सर बने पूरे इलाके के लिए, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सी योर बैक साइड। तो लेट्स सी कितना एक दम है इनमें। आई थिंक ने कहा था फिर आपके घड़ियां, हमारे पास घड़ियाल है। एक फ्रैक्शन इस्तेमाल की जा रही है, आपके सामने ही है कि एक ऐसी फ्रैक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है जो हाइबरनेशन में थी और हाइबरनेट थी, हम देख रहे हैं दोबारा फाल की गई है। तो ऐसी फ्रैक्शन को यूज करने का आपको क्या लगता है कि क्या मकसद हो सकता है? आपकी आवाज पॉइंट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बगेरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी का कोई इशू है? हाँ, कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है और कोशिश करते हैं दोबारा ब्रिगेडियर साहब से रब्ता करें। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जमातुल अहरार के ताज़ा तरीन हमले के हवाले से जो रेंजर्स सिंध कैंप पर किया गया है, और इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम जानना ये चाह रहे थे कि इससे पहले हमने ख्वारिज की बात की, हमने बात फितनातुल हिंदुस्तान की एक नए फ्रैक्शन को इस्तेमाल करना इस मौके पे, और जमातुल अहरार जो कि हाइबरनेटेड था, बहुत अरसे से इनएक्टिव था, इसको इस्तेमाल करके ऐसी कार्रवाई करवाना, ये कितना बुज़दिलाना एक्ट है और इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया है इसे? आई थिंक अगर देखा जाए टीटीपी है या दाइश है, बीएलए है, ये दे आर ऑलमोस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनली भी या बायलैटरली भी हुआ, लाइक यूएसए ने किया हुआ है। और ये फिर प्लॉय होता है कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल करें। अभी इनके मथे पे तो नहीं लिखा हुआ है, पासपोर्ट इशू किया तालिबान ने कि ये जमातुल अहरार का है या टीटीपी का है। बेसिकली इट्स सेम स्ट्रक्चर, ये टेररिज्म है। और इस पे आई थिंक रशियन भी कह चुके हैं कि 22 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंड दे विल कम एंड डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट फॉर्म में आएंगी। मेन देखना है कि आइडियोलॉजी और टारगेटिंग जो है वो अगर कॉमन है तो आई कंसिडर कि इट इज द सेम प्रोसेस। इट्स इंडियन स्पॉन्सर्ड है, बेस अफगानिस्तान में, एंड दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट। दिस इज द आई थिंक बेसिकली एंड गेम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिखाया है, 29 जो कारिंदे हैं फितना और ख़वारिज के वो हलाक हुए, और जो इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर था खान फरोश उर्फ जबाल वो हलाक हुआ, ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की? आई थिंक इसमें अगर आप देखें तो जब इनका स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें उन्होंने कहा जी कि जो हालिया हमले हुए थे केपी में, इस तरह बलूचिस्तान में और कराची में, उसका रिस्पांस अब साउदर्न स्टेट पे मेजर रिस्पांस देती है, और अलग सदर से प्रिसाइज टारगेटिंग भी हुई है। इनकी आई थिंक इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है इंटेलिजेंस के पास, चाहे टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, ट्रैक भी किए जाते हैं। फिर एक कोलैटरल डैमेज का हमेशा खतरा रहता है और उसको अवॉइड भी किया जाता है। अभी भी आपने देखा है कि जबीला मुजाहिद जो ना हर आई थिंक अटैक जब पाकिस्तान करता है तो 1 मिनट बाद एक तस्वीर आई थी बच्चों की। ये टिपिकल एसओपी है रिसर्च एनालिसिस विंग की, और जो अफगान थे इधर बैठे हुए
कि आप इसको अंडरमाइन करें। जिन पाकिस्तान में जो शातें हों, हमारे बच्चे सड़कों पे जो बेचारे वो खौफजदा होकर फिरते रहे, वो जस्टिफाइड है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस्लाम के लिए और बलूचिस्तान के लिए, और आपकी ठुकाई हो तो फौरन बच्चों की तस्वीरें आती। तो ये आई थिंक मुनाफिकत जो है इट हैज बीन कॉल्ड ऑफ, और इस ब्लफ को पाकिस्तान ने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। तो जी ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि ये क्या हजम नहीं हो रही इनको, जो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से नाम उभर कर सामने आ रहा है, जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं? जी आई थिंक दोनों फैक्टर देखें, भारत की तो एक अजली दुश्मनी है, स्पेशली जब से मोदी आया है 2014 से एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ और मुसलमानों की तरफ, और अल्टीमेटली उनको नुकसान ही हो रहा है। लेकिन आई थिंक इन दिनों में जो स्टेप अप किया गया प्रॉक्सी वॉर को, और फिर आपने देखा सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली मतलब उसमें अपने लोग भी बीच में आ जाते हैं, बाहर से बैठ के अजीबोगरीब किस्म की यूट्यूबिंग करते हैं कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ असॉल्ट, लास्ट असॉल्ट है कि जी अभी इसको रोको, बिकॉज दे नो इट के पाकिस्तान अभी अल्लाह के फजल से ट्रैजेक्टरी पे है कि ना सिर्फ खित्ते में डिप्लोमेटिकली बट ऑल्सो मिलिटरीली इकोनॉमिकली इसने बढ़ना है आगे, एंड दे नो इट के द मोमेंट इट बिकम स्ट्रॉन्गर तो फिर इनकी साफ ज़ाहिर है इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट क्रिएट होती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि इसमें इस टाइम पे इसको स्टेप अप करने की एफर्ट है। दूसरा आपने देखा टॉकिंग पॉइंट्स आई बीन गोइंग ऑन इंडियन मीडिया, सिवाय इस तरह के उठा के मतलब और इनके पास कोई काम नहीं है। मैं यही बात करना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब कि गोदी मीडिया तो पहले ही बड़ी बुरी हालत में था, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से अभी अली ने बात की कि पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आ रहा है, दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है, ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान ये जो ईरान अमेरिका वॉर है उसमें बतौर मीडिएटर सामने आया है और इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है उसके बाद से। तो अब एक आपने कहा कि टॉकिंग पॉइंट्स जो थे वो उनको मिल गए, अब वही तस्वीर और वही कंटेंट, वही मंजन वो बेच रहे हैं अपने मीडिया पर। जी बिल्कुल, ये आई थिंक दैट इज समहाउ मैंने देखा है कि सॉरी टू से ऑल्दो मतलब आपके चैनल से बड़ा जबरदस्त काम किया है, पर थोड़ा सा स्लैकनेस है कि भारत का भी आप देखें ऑनेस्टली इतना ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मुस्लिम। अभी कल एक बार टीचर को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद सड़कों पे मुसलमानों को मारा, अभी आपके किचन में घुस गए हैं, चेक करें जब खाना क्या खा रहे हैं। तो लुक एट द सोसाइटी। ये तो आई थिंक जो नाजिज ने किया था ज्यूज के साथ 1930 में, उससे आई थिंक ये 2 हाथ आगे चले गए, एंड एक्चुअली दे आर हेडिंग इनटू बेसिकली सिविल वॉर। तो इसको आई फील कि पाकिस्तान को टारगेट करने की जरूरत है, नॉट ओनली फॉर दिस के जी भारत है, बट ये कि मुसलमानों के राइट्स के लिए, और इस पे आवाज भी उठाएं और इनको इनका एक्चुअल चेहरा दिखाएं। एक वजह इसकी ये भी तो हो सकती है ना कि वो काफी इररेलेवेंट हो चुके हैं इस सारे सिनारियों में और उनकी बात करना याद भी नहीं रहता है। जी ये हो सकता है, लेकिन हमारे साथ आई थिंक एक उनकी मुखासमत तो परमानेंट है, तो उसमें आई थिंक जो गन्स है उनका रुख उधर होना चाहिए। और बाकी बेशुमार चीजें हैं, मणिपुर देख लें, खालिस्तान देख लें, न्यांग सिख जो है वो जलील हो रहे हैं, साउथ इंडियन जो है दे आर इनटू रिवोल्ट, और बाकी इनको सिर्फ पाकिस्तान मिला हो तो आई थिंक दे आर बेसिकली ऑन द लूजिंग साइड। राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं माइंड मैटर्स, जिसमें माहौलियात के हवाले से बात हो रही है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और माइंड मैटर्स के हवाले से आज का जो मौजू है वो एक तो हम स्कर्दू में खड़े हैं, मैं हूँ सोबिया चौधरी हैं। सोबिया चौधरी जो है उनका ताल्लुक टूरिज़म से है, और स्कर्दू में हम जिस मौजू पे इस वक्त बात करना चाह रहे हैं वो मौजू 10, 12, 15 साल पहले एक्चुअली यहाँ पे वो मौजू था नहीं। एक तो बहुत कम लोग आया करते थे, डोमेस्टिक टूरिस्ट कम थे, फिर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते थे, तो ये बहरहाल वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ पे लोकल जो है उसको तो ऑब्सेशन है मुकम्मल तौर पे सफाई की। ये ऑब्सेशन जो है ये मेरा अपना एक ज़ाती थीसिस है कि ये कहाँ से आई है। मुझे यही लगता है कि क्योंकि ईरानी इन्फ्लुएंस, ईरानी तहज़ीब का जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया पे रहा है, आर्मीनिया, तुर्की और फिर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरी जो बेल्ट है, और यहाँ भी जो पामीर है और फिर उसके बाद ये पूरा जो जीबी है, इस पे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है बुनियादी तौर पे। उसकी वजह से यहाँ पे जो थ्रेड नेट है, आप जितना भी काम देखते हैं, इवन लैंग्वेज वक़ी अगर आप उस हवाले से देखें, तिब्बतीन कल्चर, तमाम चीज़ें ऊपर से आई हैं, डाउन से जो है वो हमेशा डिस्कनेक्ट रहा है। अब आके टनल्स और कराकोरम हाईवे ये बहुत बाद का फिनोमेना है, तो सफाई वाला मामला एक्चुअली वहाँ से है। बट अब ये जो डाउन से कनेक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाउन से टूरिस्ट का है, उसने बहुत सारे मसाइल पैदा इस हवाले से किया है कि हम सफाई के हवाले से शायद उतने हसास नहीं हैं, और यहाँ मसाइल जो हैं नेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सोबिया चौधरी जो हैं ये दोनों पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी इनका काम टूरिज़म के हवाले से है, तो ये लोकल के मसाइल और उनसे भी
हर वक्त कनेक्शन इनका है और फिर टूरिस्ट के साथ भी है। सो अब ये सबसे पहले बताइए कि ये है मामला इस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ये जो सफाई वाला मामला है? जी बिल्कुल, और सफाई वाला मामला जो है ना, जैसे आपने बात की कि लोकल का और तिब्बत का आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल कल्चरल बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसमें। कल मेरी खबरों में एक उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो वहाँ के हैं, तो ये उनके नेचर के अंदर है। और मैंने अपनी मिसाल देती हूँ कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हमने एक रैपर नहीं फेंकना था, सिर्फ शीशा नीचे की है, तो ड्राइवर थोड़ा कॉन्शियस हुआ है कि वी आर थ्रोइंग समथिंग, उससे फ़ौरन कहा है कि बाजी भाई ना फेंकिएगा। अब यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा है। इसके अलावा आप सवाल चले जाएं, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ मतलब इस चीज़ के लिए, लेकिन वो खुद अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने होटल्स का जितना भी उनका गार्बेज है वो खुद बाहर फेंकते हैं और बाद में लोकल के बाद में जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, हालांकि वो खुद इतने कॉन्शियस नहीं है। बट मैंने GB में ये चीज़ देखी है कि यहाँ का जो लोकल इंसान है ना वो खुद बहुत कॉन्शियस है। उसको मैटर नहीं करता कि अगर टूरिस्ट आया तो उसने क्या किया है, ब्लेम गेम नहीं है, वो खुद इसको साफ रखने की कोशिश करता है। अपने जो भी वतन कह लें या इनका जिस तरह भी इनका इलाका है, इसको ये मैटर नहीं करता, वो किसी को इल्ज़ाम नहीं देता कि ये टूरिस्ट क्या करके गया है। ये जो फार्मूला आपने बताया, ये तब तक तो करामत था, पिछले 10 सालों में हुंजा में भी हर जगह पे कि वो बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, स्कूल सारे जो हैं उनको हर महीने 2 महीने बाद पूरी सफाई मुहिम पे लगा दिया, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन लोकल आबादी एक बड़ी GB की वैसी बड़ी कम आबादी है, वो जो नीचे स्केल आ रहा है टूरिज्म का, अब ये कहाँ तक हमारा फैलाया हुआ कचरा कहाँ तक साफ करेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही एक टाइम आएगा कि जिस तरह 4 सालों में मैं देख रही हूँ गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा होटल्स के मामलों में, जैसे आपने देखा है कि हुंजा में, मैं नाम तो नहीं लूँगी होटल के, लेकिन जैसे गार्बेज का प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सारा ड्रेन फेंका, अताबाद का क्या हाल हुआ डिफरेंट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ उनको पे करना पड़ेगा, नेचर को भी पे करना पड़ेगा, वापस रिटर्न करना पड़ेगा अगर ये चीज़ें ना रुकी तो। अभी मेरे दोस्त जो है उमैर हमारे साथ जो सफ़र कर रहे थे, तो उमैर से मेरी बात हो रही थी, तो वो किसी जगह उनका पाँव आया नीचे, तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे किसी जगह पे गटर या वो वाली वेस्ट की कोई नाली या कोई कहीं नज़र नहीं आई, चाहे वो किसी गांव में भी, ठीक है। अब ये लोकल इस तरह काम करते हैं कि आपको जितने पानी नज़र आते हैं वो कुल है, वाटर चैनल्स हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन आपको वो मंजर बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, गंदी नाली वाला कॉन्सेप्ट या किसी तरह का भी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये आगे जाके क्या रुख इख्तियार करता है, ये थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उन लोगों को हो, हमारे जैसे लोगों को जो नीचे से आ रहे हैं, उनको मालूम हो कि GB क्या है और यहाँ पे कितना एहतराम करना है, कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी, यहाँ पे जेबों में डालें, गाड़ी गंदी करने अंदर से, हर बंदे की यहाँ के लोकल हर बंदे की गाड़ी अंदर से गंदी होगी जी, ऐसे ही, यानी सारा गार्बेज अंदर पड़ा होगा, वो जगह ढूंढता रहेगा कि वो किस जगह पे उसने छोड़ा। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ हद तक, मैं पूरा नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ हद तक लोग सफाई देख के ना थोड़ा अवेयर होते हैं। थोड़ा सा मतलब करना भी चाहे ना तो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि इतनी साफ जगह में इसको गंदा ना करूँ, लेकिन जिन्होंने करना है वो नहीं देखेंगे, उनको जितना मर्जी भी अवेयरनेस कर दो। आप जब रोड पे देख लें, आप अब जब हुंजा जाते हैं, मुझे एक भी लेस का पैकेट नजर नहीं आया, नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि जो फेंकता है वो किस दिल गुर्दे के साथ फेंक रहा है कि इतनी साफ चीज, इतनी साफ जगह आप कैसे फेंक सकते हैं? मैं वही कह रही हूँ कि मोस्टली नहीं करेंगे, अगर फेंकना भी चाहेंगे इस फायदे के, लेकिन जिन्होंने करना है वो भी नहीं। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया का कुछ असरात तो हुए हैं, मतलब हमें वो लोग मिलना शुरू हो गए हैं अब, यानी जो कि डाउन से आए हुए ऐसे लोग जो कि इस हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं, वो नहीं फेंकते और इस हवाले से वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। अब कुछ अवेयरनेस भी है, कुछ आगाही भी है। मैं आपको एक और चीज़ नोटिस करवाऊंगी कि यहाँ अगर वो नहीं करते ना, लेकिन जहाँ ऑलरेडी गंदगी होती है ना वहाँ करते हैं, ये करेंगे। ये मैंने नेचर देखी है, ये टूरिस्ट की भी देखी है। सफाई में वो फिर शायद अवेयर हो जाएं, थोड़ा बहुत अपने आप को रोक लें, लेकिन जहाँ गंदगी है, जैसे नारायण में झील पे देख लें आप, कहीं भी वहाँ वो अपना फर्ज समझेंगे कि अच्छा ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है ना, चलो थोड़ा सा हमारा भी इसके अंदर। अल्तित फोर्ट के एक जवेद साहब हैं, शायद आप जानती होंगी, वो जो गाइड है, बड़े खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा कि यार आप हमें गंदी गाली दे रहे हैं, हम फिर भी हम्बल रहेंगे। आप हमें जो बुरा भला कहना है, हम हम्बल। आप हमारे कई अकीदे या किसी भी मसाइल पे बात करते हैं, हम कभी बात नहीं करते, हम हम्बल रहते हैं। ये कि जब आप कचरा फेंकते हैं ना, तो ये इसका मतलब होता है आपने हमें गोली मार दी है, यानी इस हद तक हसासियत है लोकल्स के अंदर। इसका एहतराम करना चाहिए, इसका एहतराम हमारे फ़ायदे में है। मतलब GB को अगर हम बचा लेते हैं, उसकी इंटरनेशनल एक शोहरत है, इतनी बड़ी शोहरत है, उसको बचा लेते हैं तो क्या ही खूबसूरत बात है सोबिया। और मेरा ख्याल है कि आप एज एन एम्बेसडर बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं, करती भी रहेंगी, क्योंकि आप
दोनों पार्टीज़ के साथ। बल्कि आपकी इस बात से मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई कि अब हम हमारा जो जितना भी PDF है जो भी हम देते हैं उसके अंदर स्पेशल में एक नोट ऐड करती अच्छा, हूँ। ये अच्छा है। बल्कि आपके इस चीज़ से कि मैं स्पेशल हम इतनी इंस्ट्रक्शन के देते हैं ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड, उसके अंदर एक स्पेशल नोट करेंगे कि आप अपना जो भी है कोशिश करें उस इलाके को साफ रखें। वेरी गुड ये आइडिया। मुझे बहुत अच्छा आपकी तरफ से ना एक ओपिनियन और एक नजर आया। बल्कि हम दोनों की तरफ से तमाम टूरिस्ट गाइड को, तमाम टूरिस्ट कंपनीज को ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी गाइडेंस के हवाले से जब आप आइटनरी बनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके अंदर नुमायां तौर पे रखें कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसका कल्चर, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, वो सारी चीज़ें अपनी, उसका एहतराम भी अपना, और उसके साथ किसी सूरत में भी आपने बाहर कचरा नहीं फेंकना। देखते रहिए माइंड। उम्मीद है आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी, वो खासतौर पर ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का फ़रोग भी ज़रूरी है और इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सफाई में बेमिसल है गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पर जाकर जब टूरिस्ट ख़राब करते हैं इस सफाई के माहौल को और वहाँ पर कचरा फेंकते हैं तो लोकल्स इसको बड़ा बुरा मनाते हैं, इसका बड़ा बुरा समझते हैं और रेड लाइन बना दिया गया है। लोकल्स जो है, जिस तरह के बताया वकार साहब ने भी, कि अगर आप कचरा फेंकेंगे तो यूं महसूस करेंगे जैसे उनको गोली मार दी हो। तो होने चाहिए आप ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की सफाई की जिम्मेदारी हम सब पर ही है और हमें इसमें काम करने की जरूरत है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि कमजोर आयरलैंड टीम है, उसने T20 चैंपियन को हरा दिया है, भारत को हरा दिया है, उसे ज़हर कर दिया है। आयरलैंड ने भारत को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया और 155 रन के ताकुब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी। 1 रन से जीते हैं, लेकिन कमाल ही हो गया, ऐसी हिस्ट्री बनाई है कि हमें अपनी शिकस्तें भूलना शुरू हो गई हैं। चले जी, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।